स्वागत है दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल में या नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल में। तो ये यूट्यूब चैनल आपका है तो मैं लेकर आया हूँ आज सारांश किसका, द्विंदु गीत का। हमारा कोई साथी सब बोल रहा है कि सर द्विंदु गीत का सारांश बताइए, तो द्विंदु गीत का सारांश बताइए। तो मैं लेकर आया हूँ आज द्विंदु गीत का सारांश। द्विंदु गीत का सारांश क्या है कि इसमें खास क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विंदु गीत के शीर्षक की सार्थकता निरूपित कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं रह के आपको क्वेश्चन दे दिया द्वंद्व गीत की विषय वस्तु विश्लेषण पर कीजिए, द्वंद्व गीत की प्रतिभापाद स्पष्ट कीजिए, द्वंद्व गीत में प्रस्तुत द्वंद्व के विश्लेषण कीजिए। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे द्वंद्व गीत का मतलब क्या होता है कि द्वंद्व में रहना, मतलब इंसान मतलब व्यर्थ में अर्थ ना समझना, उसे द्वंद्व गीत कहते हैं। यहाँ पे दिनकर जी बता रहे हैं, अभी आपको हम आगे बताएंगे कि दिनकर जी क्या बता रहे हैं कि इसका नाम द्वंद्व गीत पड़ गया। तो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं क्या करता हूं। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, ताकि एक ही बार मेरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए, ना कि मैं छांट के आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, अगर लिखने का बारी आ गया तो आप लोग आराम से लिखिएगा। आपको यहाँ पे अगर हम एक पेज में आपको सारांश बता रहे हैं तो आपको इसमें 3 पेज 4 पेज बना के लिख सकते हैं। मेन टॉपिक यहाँ से उठा ले सकते हैं और उसको बहुत लंबा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 1974 ईस्वी में यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति का कीर्ति नाम द्वंद्व गीत है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए द्वंद्व गीत के शीर्षक की सार्थकता हमें दिनकर जी कवि के साथ पता चलता है, या रामधारी सिंह का दिनकर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये लिखा था, वो लिखा था, ऐसे लिखा था। इसको आपका मन जैसा करेगा आप इसको लंबा उतना खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको हम ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे, अभी इसी को बताएंगे 2 पेज में बताएंगे, तो आपका यही 2 पेज आपका 4 पेज हो सकता है। मैं क्या किया हूँ, देखिए लिखने का एक ट्रिक होता है, आप लोग लाइन बाय लाइन लिखिएगा ऐसे आराम से, ना कि गलती हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक लाइन खत्म हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इस तरह का। और हिंदी में क्या है कि आखिर ज़्यादा काटता का है तो हर्षिका दुर्गिका कहीं छूट जाता है, कोमा हगंत ये सब छूट जाता है। अब यहाँ लिखें, यहाँ से ऊपर में इसको नहीं देंगे तो यहाँ पे मेरा नंबर काट देगा। देखिए आपका मैट्रिक तक देखता है राइटिंग, इंटर में क्या देखता है लिखने का टैलेंट कैसा होना चाहिए, लेकिन बीए में ये दोनों नहीं देखता है। बीए में राइटिंग देखता है, टैलेंट देखता है, आखिर किस तरह बच्चा को समझाना चाहता है। जैसे मैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं दूसरे को बता रहा हूँ, मैं दूसरे को पढ़ा रहा हूँ। एग्जामिनर ऐसा सोच के आपका कॉपी जांच करता है, ना कि आप स्टूडेंट समझ के आपका कॉपी जांच करता है। बल्कि बीए में आए हैं तो आप एक टीचर हैं, ना कि स्टूडेंट हैं। टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। आपको अगर यहाँ से नौकरी दिया जाए, जॉब दिया जाए, तो आप एक टीचर के जैसा बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो क्या कहता है कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या था, पूरा नाम यहाँ पे छूट गया है, नाम डाल सकते हैं। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1974 ईस्वी को। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बता दिए, कवि का थोड़ा सा सारांश दे देते हैं, कवि का परिचय दे देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन मैं दिनकर जी के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका जीवनी लिख चुका हूँ, उसका सारांश मैं बता चुका हूँ। मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको क्या दिनकर जी के बारे में। तो आप लोग वहां से भी बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं, और मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं दे दूंगा क्योंकि मैं द्वंद्व गीत के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या कहता है कि इसका मेरे यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति कृति का नाम द्वंद्व गीत है। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति जो है, यहाँ पे जो मैं बताऊंगा अभी आपको, इसका नाम क्या है, द्वंद्व गीत रखा गया है। नाम वस्तु की पहचान के लिए रखा जाता है। नाम वस्तु की पहचान के लिए यहाँ पे रखा जाता है, क्या रखा जाता है, द्वंद्व गीत। लेकिन साहित्य जगत में यह स्वेच्छता नहीं चलती, यहाँ कृति का नाम सार्थक रखा जाता है। देखिए साहित्य जगत में, लेकिन साहित्य जगत क्या है कि आज के दौर में ये नाम नहीं चलती है, लेकिन जो जैसा करता है। पहले देखिए आज से लगभग आप 100-150 साल पहले की बात कहिएगा तो बच्चा जैसे पैदा होता है उस जैसा वो कर्तव्य करता है। जैसे कहीं चिल्लाता है, चिल्लू नाम रखता है, काला है तो कल्लू नाम रख देता है, लाल है तो लल्लू नाम रख देता है, नहीं बोल पाता है और रेलवा है, रेल चलता है तो रेलवा नाम रख देता है। इसी तरह यहाँ पे आज के दौर में साहित्य जगत में देखा जाए तो द्वंद्व गीत इसी से बारे में पढ़ा है, इसी को देखते हुए रखा गया है। तो आगे आइए, आगे क्या है।
और नाम से वस्तु का सार्थक संबंध होता है, परंतु आधुनिक युग में कृतियों के नाम विचित्र हो गए हैं। उनमें वह उत्सुकता जगाने, ध्यान खींचने, चौंकाने वाली होती है। आज के दौर में छोटा छोटा बात को इतना आदमी सीरियसली ले लेता है, इतना आदमी सब बढ़ा देता है कि आप सोच भी नहीं पाइएगा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मेरे साथ वैसा कर सकता है, मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है। आज के दौर में क्या है, बहुत कॉमन साइंस लगाता है, छोटा छोटा बात पे, छोटा छोटा टॉपिक पे इतना लंबा लंबा बात बता देता है कि आप सोचिएगा, आप सोच लीजिएगा कि हम क्या बोल दिए, नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। आज के दौर में ऐसा सब ज्यादा देखने को मिलता है। आदमी आजकल क्या है, तो किसी का बात को अनदेखा नहीं करता, अनसुना नहीं करता है। उसको चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बोल सकूं, बता सकूं, ताकि उसका इंसल्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, कवि क्या कहता है, उनमें उत्सुकता जगाने, ध्यान खींचने, चौंकाने वाली बात होती है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कवि का परिचय हो गया और द्वंद्व गीत के बारे में थोड़ा सा हिंट मिल गया आपको। आगे आइए, आगे क्या कहता है, द्वंद्व गीत की सार्थकता निश्चय ही प्रवृत्ति प्रधान है। किसका प्रधान है? प्रवृत्ति का प्रधान है। प्रवृत्ति मतलब प्राकृतिक प्रवृत्ति का प्रधान है, क्योंकि द्वंद्व में रहना मानव का स्वभाव है। द्वंद्व मतलब अभाव में, अपा खोय, कहता है कि मन की आपा खोय, उसी पर है, आप वहां पे रहना ज्यादा पसंद करता है, माना स्वभाव हो गया है। जीवन में प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं। ये बात तो सही है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, सही गलत, हाँ या ना, जाना है कि नहीं जाना है, खाना है कि नहीं खाना है, मतलब हाँ ना सब में लगा हुआ रहता है, दो पक्ष लगा हुआ रहता है। उसके आगे क्या कहता है, देखिए, जीवन में प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, उनमें एक विशिष्ट तथा दूसरे में विशिष्टता नहीं पाई जाती है। देखिए, अगर एक आपके साथ अच्छा करता है तो दूसरा अच्छा नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक विशिष्ट मतलब एक अच्छा होता है, एक खराब होता है, एक ज्यादा अच्छा होता है, एक उससे ज्यादा अच्छा होता है, एक कम अच्छा होता है, एक ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए वहां पे बताया विशिष्ट और विशिष्टता नहीं पाई जाती है। ये मेन टॉपिक हुआ, आप इसको याद रखिएगा, विशिष्ट और विशिष्टता, ना कि इसका वर्ड आप चेंज कीजिएगा, ना इसका अर्थ लिखिएगा, लेकिन इसको लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं पाई जाती है। विशिष्टता व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, जिसके साथ विशिष्टता होता है, मतलब साफ सुथरा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, जो मन में आता है सीधे वो बोल देता है। लेकिन सामान्य रुचि, सामान्य परिस्थिति, सामान्य वातावरण के कारण विशिष्टता सामाजिक या जाति बन जाती है। देखिए, अगर आप अच्छा माहौल में रहिएगा तो आपका मन, स्वभाव सब अच्छा होगा, लेकिन आप वैसे क्या कीजिएगा, अगर आप विशिष्टता मतलब खराब संगति के कारण साथ रहिएगा तो आपको खराब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रुचि समान, परिस्थिति समान, मतलब आपको क्या कहता है कि आप अगर उसके साथ रहते हैं तो क्या कहता है कि संगति में ही सब कुछ होता है। इसलिए संगति अच्छा रखिएगा तो आपके साथ अच्छा वातावरण में अच्छा से रह पाइएगा। उसमें सामाजिक का प्रभाव पड़ता है, सामान्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, रुचि का प्रभाव पड़ता है, या जाति बन जाती है। इनमें व्यक्ति को एक चुनाव करना होता है। देखिए, इनमें क्या होता है, एक व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, और ये करना कैसे पड़ता है, अपने मानसिक परिवर्तन से, अपने मन की व्यथा से करनी पड़ती है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, चुनाव में द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। देखिए, आप अगर कुछ अपने मन में विचार करते हैं तो आपको अपने अंदर एक अलग सा महसूस होने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए आगे क्या कहता है, लेकिन कुछ लोगों की सोच क्षण भर में होती है, वह क्षण भर में निर्णय कर लेते हैं, और कुछ लोग पेंडुलम मतलब घड़ी की सुई को पेंडुलम कहा जाता है, घड़ी की सुई की तरफ पेंडुलम की तरह होती है, जो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। दिनकर भी इसी कोटि के आते हैं। देखिए, आपके साथ अगर 10 फ्रेंड है तो 10 का माइंड एक जैसा नहीं है, ये बात आपको मानना होगा, और ये बात होता भी है, ये बात सही भी है। आप देखिए कि घड़ी की सुई जो है वो क्या होता है, पेंडुलम की तरह होती है, जब कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी जाते रहता है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन टाइम जब मिलता है तो सब एक जगह आता है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि सब चुनाव की स्थिति पैदा करती है। द्वंद्व की संदर्भ में कोई व्यक्ति ऐसा है कि छोटा छोटा बात को मिनटों में समझ जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको इतना अच्छा से समझाइए फिर भी जल्दी नहीं समझता है। उसी तरह यहाँ पे कौन, दिनकर जी बता रहा है कि पेंडुलम की तरह कौन है, दिनकर भी इसी कोटि के आते हैं, उनके सामने भी कुल प्रश्न आते हैं। मतलब दिनकर जी अगर कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके सामने प्रश्न जल्दी जल्दी आ जाते हैं, छोटा छोटा बात वो जल्दी जल्दी समझ जाते हैं। यहाँ दिनकर जी अपना मतलब क्या बता रहा है, मानसिक परिवर्तन बता रहा है कि हम कैसे हैं। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल का नाम है हिंदी स्टडी बाय रंजित, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, डालते ही पहुंच जाए। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या कहता है, जैसे राग और विराग, यहाँ पे द्वंद्व का अब बात उत्पन्न होता है कि द्वंद्व क्या है। तो आप द्वंद्व इससे समझिए कि जैसे राग और विराग में किसे ग्रहण किया जाता है, राग और विराग। देखिए एक तरफ राग है, एक तरफ विराग है। उसके बाद जय, किसे किया जाए। प्रेमी और ज्ञानी में कौन श्रेष्ठ है। अब बताइए प्रेमी और ज्ञानी में कौन श्रेष्ठ है। एक प्रेम देता है, एक ज्ञान देता है, तो कौन श्रेष्ठ है। आप इन्हें जल्दी बता पाइएगा, छोटा छोटा बात को जितना जल्दी ले पाइएगा नहीं ले पाइएगा। द्वंद्व गीत यहाँ पे अपना द्वंद्व मतलब अपना प्रकट करता है, वाणी प्रकट करता है कि आप इसमें निष्कर्ष कीजिए क्या सही है क्या है। जीवन और मृत्यु का रहस्य में कौन श्रेष्ठ है, जीव या मृत्यु। अब देखिए जीवन और मृत्यु, अगर जीवन में आपको जीवन अच्छा लगता है तो मृत्यु क्यों होती है, अगर मृत्यु अच्छा लगता है तो आप जीवन क्यों जीते हैं। इसमें जीव या मृत्यु, जीवन की भलाई किस में है, व्यक्तिगत उपलब्धि में है या समाज को साथ में लेकर चलने में। अगर जीवन जीना चाहते हैं तो आप जीवन अपने स्थल से जीना चाहते हैं, तो आप समाज को लेकर चलना चाहते हैं या अपने मन की व्यथा को लेकर चलना चाहते हैं। क्या खुद आप आगे बढ़ना चाहते हैं या समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें क्या है, मनुष्य का रहस्य कौन श्रेष्ठ है, ये पे श्रेष्ठता की बात कर गई है। इस तरह के प्रश्नों के सनसनी यानी शंका उठाता है कौन, इस तरह का प्रश्न जो है कौन उठाता है, दिनकर जी, कवि जो है वही उठाता है इस तरह का प्रश्न उठाता है और स्वयं उत्तर देने की चेष्टा भी करता है। लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाता है तो क्या करता है, वो स्वयं अपनी उत्तर देने की चेष्टा करता है, लेकिन उसे अपने उत्तरों पर भरोसा या विश्वास नहीं है। देखिए कभी भी यहाँ पे कह रहा है कि हम उत्तर तो दे देंगे, जीवन सही है या मृत्यु सही है, हम एक चीज मान के एक चीज के बारे में बता दिए, लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना कि जीवन ही सही है। क्या आपको विश्वास है कि मृत्यु सही है, नहीं ना है। यहाँ पे वही द्वंद्व गीत बता रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि इस प्रकार का लेकिन क्या भरोसा विश्वास है, इस प्रकार का वह मझधार में रहकर किसी किनारे की ओर नहीं जा सके, उनमें पर्यटन तो है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न और उसके मन में आ जाता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन उसके मन में आ जाता है तो क्या क्या दुविधा में फंस जाता है, द्वंद्व में फंस जाता है कि आखिर मैं क्या करूं, इस पार जाऊं क्या उस पार जाऊं। इस पार मतलब क्या है कि जीवन में जाऊं या मृत्यु में जाऊं, राग में जाऊं या विराग में जाऊं, प्रेमी में जाऊं या ज्ञानी में जाऊं आदि इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे करता है। लेकिन कवि जानता है कि मैं यहाँ से उधर जा सकता हूँ, यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं कर पाती है। लेकिन क्या निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, यह अनुभव हीनता का प्रमाण है। ये अनुभव जो है, अगर इधर गया तो अब क्या कहिएगा, नहीं ये गलत है, और उधर गया तो ये क्या कहेगा, ये गलत है। इसलिए ये अनुभव जो है एक हीनता का प्रमाण है। उसके बाद उनमें विचार करने की शक्ति है ही नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचना में शुरू से अंत तक कवि द्वंद्वग्रस्त है। क्या है, रचना में कवि शुरू से अंत तक द्वंद्वग्रस्त है। क्या द्वंद्वग्रस्त है, क्या है मतलब कि वो अब समझ नहीं पा रहा है कि कौन सही है क्या सही है। वो मतलब यहाँ पे अपना मानसिक परिवर्तन खो देता है, लगता है कि हम क्या करें। आपको भी ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके भी सामने आ जाएगा तो आप भी कहिएगा कि आखिर क्या करें, हम इधर जाए उधर जाए, ग्रस्त हो जाती है। इस स्थिति के कारण इस रचना का नाम द्वंद्व गीत सर्वोदय उचित है या उचित बैठता है। ठीक है, इसी परिस्थिति के कारण यहाँ पे जो द्वंद्व गीत में बताया गया, तो इसी परिस्थिति के कारण यहाँ पे कवि क्या किया, उपयुक्त रचना को, उपयुक्त कविता को, उपन्यास को यहाँ पे क्या किया, द्वंद्व गीत रख दिया। और द्वंद्व गीत बैठता भी है, क्योंकि इंसान के मन में, एक कवि के मन में या हम लोग के मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है ना, इसलिए द्वंद्व रख देता है। इस रचना में द्वंद्व नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन द्वंद्व शब्द से कुछ आपत्ति है, क्योंकि गीत एक अनुभूति एवं संगीतात्मक का पर्याय है। देखिए क्या है कि इस कवि सब जो रचना है, इस रचना को द्वंद्व गीत रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कवि क्या कहता है कि लेकिन इसमें क्या है कि शब्द आपत्ति नहीं है, लेकिन गीत शब्द से कुछ आपत्ति है। लेकिन गीत शब्द है, द्वंद्व के बाद गीत जो आता है उससे आपत्ति है कि गीत बता रहा है। तो क्या कहता है कि आखिर निष्कर्ष में देखिए क्या लिखना है। इस तो समझ गए, कवि कह रहा था। आप मेरा बात सुनिए, अपना बात कहिए, आप निष्कर्ष लिखिए कि द्वंद्व गीत के छंदों में संगीत तो नहीं, अनुभूति जरूर है, इसलिए इस रचना को द्वंद्व गीत कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। यहाँ क्या कहता है कि हम लोग भी कहते हैं या हम अपना निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि मेरे लिए यह सही है या मेरे लिए यह गलत है। तो यहाँ पे क्या कहता है, द्वंद्व गीत कहना
अनुपयुक्त नहीं है। अनुपयुक्त मतलब यह सही है कि हाँ, इस ऐसा अगर किसी के मन में ख्याल आता है, ऐसा विचार आता है, ऐसा व्यक्त प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, तो आप इसका नाम द्वंद्व गीत रख सकते हैं। हम भी कह रहे हैं, आप भी कहिए, और कभी भी कहता है, लेकिन यहाँ निष्कर्ष जो है वो अपने मर्जी से देना है कि हम इतना तो पढ़ने के बाद, इतना तो समझने के बाद, इतना तो लिखने के बाद हम क्या कहना चाहते हैं इस कविता के या उपन्यास रचना के माध्यम से। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।